Hello bachano, this is Kriti Mishra and I am going to teach you business studies. The topic for the day is your principles of management. In principles of management we are learning about the 14 principles of management, from which we learned already about the 4 principles. Now the fifth one is your principle of order. According to the principle of order in organization, the place for every man, material and tools should be fixed. It means कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर सामान जो भी है, चाहे वो ह्यूमन आपके रिसोर्सेस हो, चाहे आपके मैन मटेरियल रिसोर्सेस हो, या फिर कोई टूल्स या मशीनरी हो, उनका जो प्लेस होना चाहिए वो हमेशा फिक्स होना चाहिए. लाइक अगर आप एक बैंक में चले जाओ तो जो कैशियर है उसकी प्लेस हर रोज़ नहीं बदलनी चाहिए, उसकी जो प्लेस है वो एक फिक्स प्लेस पे होना चाहिए. या बैंक में जहाँ पे हम मनी को स्टोर करके रखते हैं वो जगह नहीं फिक्स चेंज होनी चाहिए, वो हर रोज़ आपको क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपका सब कुछ फिक्स रहेगा, सब कुछ ऑर्डर में रहेगा, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि कोई टाइम या एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा. सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं इसका दे सकती हूँ कि अगर आप अपने घर में ही अगर हर रोज़ किसी एक पर्टिकुलर सामान को आप यूज करते हो और आप रोज़ उसको कहीं इधर उठा के रख देते हो, कहीं उधर उठा के रख देते हो, तो जब भी उसकी नीड पड़ेगी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको काफ़ी ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा. जैसे आप अपनी स्कूल बुक्स के साथ करते हो, यहाँ पढ़ा यहाँ रख दिया, वहाँ पढ़ा वहाँ रख दिया. अब जब उसकी ज़रूरत आई तो आप क्या कर रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो, और उसको ढूंढने में आपके टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रही है. जबकि अगर आप हर चीज़ अगर एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हो, देन क्या होगा, आपको पता होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर सामान मेरा यहाँ पे होगा, तो फिर आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट नहीं होगा. पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्रिंसिपल का क्या है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपके मैन और मटेरियल का कोई भी जो सामान है वो फिक्स होगा. पहली बात तो उनका प्लेस फिक्स होगा, इससे उनको ढूंढने में टाइम और तो आपका एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा. सेकेंड, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इजी सी बात है कि अगर आपका सब कुछ अगर सिस्टमैटिक वे में है, सारी चीज़ें प्लेस्ड है, तो किसी तरह का केओस नहीं होगा. जिसको जिस सामान की या जिस पर्सन से मिलने की ज़रूरत होगी उसकी फिक्स प्लेस पे वो जाके उससे मिल लेगा. किसी तरह का आपका डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. कंसिक्वेंस में आते हैं. अगर आप ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फुलफिल नहीं करते हैं, देन सबसे पहला कंसिक्वेंस तो यही होगा कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा. आपकी टाइम एंड एनर्जी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी. जैसा कि मैंने आपको उस टाइम ही एग्जांपल दिया कि अगर आपकी बुक्स आपने बुक्स अपनी जहाँ पे आप फिक्स जगह रखते हो वहाँ पे आपने नहीं रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जब आप ज़रूरत पड़ेगी आप ढूंढना शुरू करोगे, और ढूंढने में आपको क्या होगा, टाइम एंड एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे. देन नेक्स्ट है आपका नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम. ये आपका जैसे ऊपर वाला आपका बेसिकली मैन के साथ मटेरियल के साथ जा रहा था, नीचे वाला आपका किससे बेस्ड है, मैन पे बेस्ड है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन नहीं बेटर टर्म होगा ह्यूमन रिसोर्सेस, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगर सही जगह पे नहीं है या उनके मिसप्लेस, उनकी पोजीशन हर रोज़ बदलती रहती है, उनके बैठने की या उनके ऑफिस की, उनके चैम्बर की, तो जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी हमें उसको ढूंढने में, राइट टाइम पे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इसकी वजह से भी क्या होगा, वेस्टेज ऑफ आपका टाइम होगा, और टाइम इज़ मनी, यू नो. चलो सेकेंड वन आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Principle of unity of direction states that all the units of an organization should move towards the same objective. It means in any organization, basically two types of people are working. First one is your employee groups and the second one is your management or owners group. Employees group have some goals and management and owners group have some goal. So principle of unity of direction states that the goals of both the parties should be in sync. मीन्स अगर आपके एम्प्लॉय का कोई गोल है तो उस गोल को आपको मैनेजर को क्या करना है, इस तरीके से उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, जिससे कि उसका वो गोल आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ ही अचीव हो जाए. दोनों के दो अलग अलग गोल नहीं होना चाहिए. आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल सिंगल गोल होना चाहिए. फर्स्ट एंड सेकेंड वन ये है कि अगर आपका कई ग्रुप्स हैं तो हर ग्रुप का एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए.
अगर एक से ज़्यादा हेड होंगे तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कमांड में बताया था कि अगर एक से ज़्यादा हेड होगी तो भी केओस होगा, एक्सक्यूजेज होंगे, और अगर एक से ज़्यादा प्लान्स बनेंगे तो भी हमारे लिए केओस और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इससे बेटर है कि हमारे पास यहाँ पे आपको कहता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास ग्रुप के पास सेम ऑब्जेक्टिव है देन दे शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान। उन दोनों के उनके पास क्या होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका कोऑर्डिनेशन इंश्योर होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैंने पहले ही कहा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा, अगर आप सारे लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, तो वो गोल आप डेफिनेटली अचीव करोगे। एंड सेकेंड वन है एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। All the efforts of employees, they have different several goals, but they are directed in one direction if we can guide them. Then consequence lack of coordination. If positive impact is coordination, obviously बात है अगर आप violation of principle होगा तो coordination नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग different plans follow कर रहे हो तो सब अपने मन के अपने अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे और उस कंडीशन में होगा क्या, coordination की आपको लैक हो जाएगी। देन वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज, अगर डिफरेंट प्लान फॉलो हो रहा है तो रिसोर्सेज भी 2 अलग अलग प्लान्स या 4 अलग अलग प्लान्स में जाएंगे, और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स में ये सारे इन्वेस्ट होते जाएंगे आपका क्या होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते जाएंगे। और अगर आपका सेम गोल नहीं है तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी प्रॉब्लम होगी। लास्ट वन इज योर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, आपको वर्क डुप्लीकेशन भी होगा, क्योंकि एक ही प्लान को हो सकता है कई लोग फॉलो कर रहे होंगे, जिनको सबको फॉलो करना चाहिए सब अपने अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम होगी। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले तो बेसिक्स मीनिंग पे आते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने बताया था गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट देयर शुड बी ओनली वन बॉस हु गेव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट्स। Unity of direction whereas says that the same objectives groups have same head, one head and should have one plan. Here it talks about one boss. Here it talks about the one head and one plan. If different type of organization, different types of departments, there should be all departments have single head and single plan. Purpose. The purpose of unity of command is to avoid confusion and fix up responsibilities. Avoid confusion, अगर आपको एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर मिल रहा है तो आप एम्प्लॉयज़ के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो किसको ऑर्डर फॉलो करे किसका ना करे, तो कन्फ्यूजन होगा। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स करने के लिए आसान रहेगा, अगर पर्टिकुलर एक्स बॉस ने ही ऑर्डर दिया है देन उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन whereas in unity of command, the purpose of unity of command is to direct the effort of employees toward achievement of goals. Implications पे आते हैं। आपका जो unity of command है basically is related with the employee only, सिर्फ और सिर्फ ये सबऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है, जबकि आपका जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक सिंगल प्लान पे जाना होगा। देन आउटकम पे आते हैं। आउटकम बेसिकली मीन्स रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं तो होगा क्या, एक तो आपकी इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है उसके पास क्लियर कट ऑर्डर होगा किसके फंक्शन को फॉलो करना है, किसके फंक्शन को फॉलो नहीं करता। इट मीन्स उसके पास क्लैरिटी इन माइंड होगा। वेयर एज अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ होगी, देयर इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन होगा एंड एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स को पता होगा कि उनको क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ योर नीड। यूनिटी ऑफ कमांड की आपको नीड क्यों जरूरत पड़ेगी? यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत आपको पड़ेगी जिससे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, और वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आज बेसिकली हमने 2 प्रिंसिपल प्लस एक डिफरेंस की बात की। पहला प्रिंसिपल हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, and second one is your principle of order, then difference between principle of unity of command and unity of direction. Thank you.